चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। आ जाइए, सभी लोग सेशन को लाइव ज्वाइन कर लीजिए। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट सारे दोस्तों को बता दो क्लास चालू हो गई है। लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द हाउस। जैसा हर बार कहता हूँ मैथ्स और रीजनिंग को लेकर कि मैथ्स वो सब्जेक्ट है जिसको लेकर डर और भय का माहौल बराबर रूप से बना हुआ है, और थोड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक डरेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे। तो देखो, कभी कभी डर थोड़ा सा ज़रूरी भी होता है, पर थोड़ा ही डर। बहुत ज़्यादा डरोगे ना तो फिर उस चीज़ से भागने लगते हैं, तो भागना नहीं है। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि कंसिस्टेंटली आपको क्लास में रहना है। आप कंसिस्टेंटली क्लास में रहेंगे तो चीज़ें आपकी कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी आने वाली क्लासेस में। अब जैसे आज का जो हमारा चैप्टर है, नाम है सिंप्लीफिकेशन। क्या लगता है इस चैप्टर का यूज आपको किस टॉपिक पर नहीं होगा? अरे हर टॉपिक पर होगा। मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, बिना सिंप्लीफाई किए तो सॉल्व नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन का काम तो आपको 24 घंटे आना है जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो। तो इसीलिए हम लोग आज के टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट्स पर ध्यान देंगे कि क्या है सिंप्लीफिकेशन के बेसिक कंसेप्ट्स, कहाँ कहाँ पर हम मात खाते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हम कहीं ना कहीं डरते हैं, थोड़ा सा खौफ खाते हैं, थोड़ा सा डर रहता है मन में। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जब सुधर जाएंगी तो अपने आप हमारी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी, नंबर सॉल्व होने लगेंगे, कैलकुलेट करने लगेंगे, अपने आप चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन। बहुत सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा आज मैं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और बात करते हैं हमेशा की तरह सबसे पहले बेसिक्स पर। सिंप्लीफिकेशन का बेसिक शुरुआत कहां से होती है? ओके। सर, कल लास्ट वाला क्वेश्चन इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो पा रहा, प्लीज कोई दिक्कत नहीं है, गो थ्रू दी ऑप्शंस। मैंने ऑप्शन वाला तरीका बताया ही इसलिए था ताकि इक्वेशन को बाईपास कर सको। ठीक है, अब तुम उसको बाईपास ही नहीं करना चाह रहे हो तो एग्जाम में दो चार नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। देखो, नंबर सिस्टम से एज सच नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट नंबर सिस्टम एक बेसिक कंसेप्ट के लिए हमें पढ़ना जरूरी है। जैसे सिंप्लीफिकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट ये वो चैप्टर्स हैं जो आपका फाउंडेशन बनाते हैं, इसीलिए ये चैप्टर्स पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पर जब आप चैप्टर्स का नाम सुनोगे, जिन चैप्टर्स से क्वेश्चन आते हैं कि रेशियो से क्वेश्चन आया, परसेंटेज से क्वेश्चन आया, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया, तो बिना इन चैप्टर्स की डेप्थ समझे, बिना इन टॉपिक्स को समझे, आप वहां पर फिर वही फंसोगे। बात वही हो जाएगी जो इतने सालों से, जो कहीं ना कहीं एक बचपन की प्रॉब्लम थी ना, कि बचपन में हमारा ओरिएंटेशन कैसे हुआ था, पहले वो समझ लो। बचपन में मैथ्स वीक होने का एक कारण यह भी था कि ओरिएंटेशन ही खराब था। हमको हमारा मकसद क्या था बचपन में कि एग्जाम का क्वेश्चन बनना चाहिए। क्या हम मैथ्स को सीख रहे थे उससे मतलब ही नहीं था। तो मैं फिर कह रहा हूं कि हम यहां पर पहले एक छोटा सा फाउंडेशन तो बना लें, एक फाउंडेशन, एक बेस तो बना लें जिस पर हम अपनी मंजिल खड़ी कर पाएं, कुछ इमारतें खड़ी कर पाएं, कुछ समझ रहे हो ना, महल हल खड़े कर पाएं। तो जब तक वो बेस, वो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक एग्जाम के क्वेश्चन क्या, कहीं के भी क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम कुछ बेसिक चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, और उतना ही पढ़ रहे हैं जितना जरूरी है। वैसे तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, अपने आप में एक दुनिया है, सिंप्लीफिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, पर क्या पूरा पढ़ना जरूरी है? नहीं, हमें उतना पढ़ना है जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है और जो हमें एग्जाम में यूज आए। ठीक है, चलो बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत होती है एक छोटे से नाम से, नाम है बॉडमास। सभी ने पहले सुना है, सभी ने इस अक्षर को, इस शब्द को पहले भी सुन चुके हैं। इसके हर एक शब्द, इसके हर एक अक्षर से, अल्फाबेट से आप सभी लोग फैमिलियर हैं पहले से। जैसे बी, बी का मतलब क्या होता है बताओ? कोई बता सकता है बी फॉर क्या होता है? बी फॉर बल्ला, बी फॉर बॉल, बी फॉर ब्रैकेट। ठीक है, अब बचपन में अगर बी फॉर ब्रैकेट सिखाया होता तो समझ में नहीं आता ना, बी फॉर बॉल सिखाया गया, पर पहले बी सिखाया गया फिर ब्रैकेट समझ में आया। तो बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ। ठीक है, ऑफ। डी फॉर डिवाइड होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन होता है, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन होता है। बॉडमास मुझे क्या बताता है? बॉडमास मुझे सीक्वेंस बताता है किसी भी इक्वेशन में कौन सी चीजें पहले सॉल्व करना है, पहले डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है या माइनस करना है या प्लस करना है, क्या चीज पहले करना है, ये हमें बताता है बॉडमास। अब
आप लोगों को लगता होगा कि सर बॉड मास तो हमको आता है, बॉड मास कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। तो आइए देख लेते हैं आपको कितना बॉड मास आता है। मान लो मैं आपके सामने एक छोटी सी इक्वेशन लिखूं, 2 × 3 ऑफ 6 माइनस डिवाइडेड, नहीं एक काम करते इसको, ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2 + 1 - 2। चलो बताओ इन सब में सबसे पहले क्या होगा, बताओ इन सब में सबसे पहले क्या होगा। देखो क्योंकि कोई ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है ऑफ का। अब ऑफ का मतलब होता क्या है, ऑफ का मतलब वैसे तो मल्टीप्लिकेशन होता है, पर जहां पर ऑफ लिखा हो, जहां पर ऑफ लिखा हो आप इसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये ऑफ जो है तो मल्टीप्लिकेशन, पर वो मल्टीप्लिकेशन है जो डिवाइड के भी पहले होगा। ठीक है, ऑफ क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन है, पर वो मल्टीप्लिकेशन है जो डिवाइड के भी पहले होगा। जहां मल्टीप्लाई का साइन लगा है वो मल्टीप्लिकेशन बाद में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके आगे इंटू 2 और लिख देता हूं, तो ये मल्टीप्लिकेशन बाद में होगा, डिवाइड के बाद, पर ये ऑफ वाला पहले होगा। तो 3 ऑफ 6 का मतलब 3 × 6 = 18 डिवाइडेड बाई 2 + 1 - 2 × 2। इसके बाद क्या होगा बताओ, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा डिवाइड का काम। 18 डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट, 18 डिवाइडेड 2 इज 9, 9 + 1 - 2 × 2। अब क्या होगा, अब पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 9 + 1 - 4। अब पहले प्लस होगा बाद में माइनस होगा, आंसर 6 आएगा। बहुत बढ़िया, सुंदर, क्या लगा था? बॉड मास आता है आपको। सच्चाई तो यह है कि बेसिक्स सही में कमजोर हैं और मुझे पता है कमजोर है, और मैं उससे पूरी सहानुभूति रखता हूं और मैं वही सबसे पहले सुधारना चाहता हूं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा साथ बना के रखो। आपको जब आपके चैप्टर्स शुरू होंगे, इक्वेशंस मतलब जब आपके क्वेश्चन शुरू होंगे, तब फिर आपको चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। ठीक है। ये देखो, ये कल की इक्वेशन पर हट के, अरे छोड़ दो भैया इक्वेशन को, जाने दो, माफ करो उसे। क्वेश्चन बनाने के लिए इक्वेशन बनाना जरूरी नहीं होता है, क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है। चलो मुद्दे पर वापस आते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, टाइम वैसे ही कम है अपने पास। तो सुनो भाई, बॉड मास का मतलब सब लोग समझ गए कि सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा। अच्छा, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, कोई बता सकता है कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं? गिनती करके बता दो, मेरे को नाम भी नहीं जानना है, गिनती करके बता दो कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। 3 प्रकार के ब्रैकेट, नहीं, जब तक आपने पढ़ाई की थी तब तक 3 प्रकार के ब्रैकेट हुआ करते थे। मार्केट में एक नया चौथा ब्रैकेट आ गया है अब, इसलिए कई जगह पर आप जब, क्या बोलना चाहिए, अभी जब आप पढ़ोगे तो कई जगहों पर बॉड मास की जगह वी बॉड मास लिखा देखोगे। वी फॉर वर्निकुलर होता है, बट वो ब्रैकेट ही होता है। ब्रैकेट अब हो गए हैं 4 प्रकार के। सबसे छोटा ब्रैकेट कहलाता है बार, उसके बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आता है बिग ब्रैकेट। बात समझ में आई? अब ये जो बार है ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, ध्यान रखना इस बात को। जब पढ़े थे तब 3 थे, अपडेट हो गया सिलेबस, 4 हो गए हैं। ठीक, चलो, सबसे छोटा ब्रैकेट बार होता है। अब ये बार कैसे सॉल्व होगा, आओ बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी इक्वेशन लिख रहा हूं, 2 + 3 - 4 × 5 16 × ऐसे करके, और मैं इसके ऊपर बार लगा देता हूं, फिर इसके बाद ऐसे छोटा ब्रैकेट लगा देता हूं। अब यहां से ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, ठीक है, ये समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बार सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, 2 + 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 × 5 - 4, फिर ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब इस छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर भी 2 साइन हैं, एक है मल्टीप्लिकेशन का और एक है माइनस का। तो अब यहां पर वापस सीक्वेंस वाइज पहले क्या करना चाहिए, अब वापस सीक्वेंस वाइज पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 16 × 5 = 80 - 4
इंटू 5। अब 80 माइनस 4 कितना होता है? 76 होता है, वो सबको पता है। तो 76 इंटू 5, आंसर बताओ कितना आएगा भाई? है किसी के पास कोई जवाब? 76 इंटू 5 आंसर क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, कोई महान काम नहीं है। 6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी। 7 5 जा 35, 35 प्लस 3 380। बोलो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सबसे छोटा ब्रैकेट बार होता है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, यानी अब 4 प्रकार के ब्रैकेट हो गए हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब बार का भी कई प्रकारों से यूज हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब ऐसा है, हाँ बोल सकते हो, मार्केट में ऐसा ही है। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा कि बार का कई प्रकार से यूज हो सकता है, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब जो है वो चीजों को सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। जो भी हो यूनिट डिजिट 0 होगा। हाँ ये बात तो सही है, जो भी हो यूनिट डिजिट तो 0 होगा। सुनो, एक बात समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 नंबर्स के ऊपर बार लिखूं और डेसिमल के बाद किसी नंबर के ऊपर बार लिखूं, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। जैसे इक्वेशन लिखते समय मैंने 2 नंबर के ऊपर बार लिखा था 2 माइनस 1, इसके ऊपर बार, 2 नंबर्स के ऊपर बार है, बीच में कोई साइन है, इसका मतलब ये एक ब्रैकेट का काम कर रहा है। पर बार का एक काम और होता है। क्या काम होता है? अगर मैं 0.3 के ऊपर बार लिखूं तो इसका मतलब कोई मुझे बता सकता है क्या होता है? अब ये दोनों जगह पर लगे ऊपर एक डंडी ही है, पर उस डंडी का दोनों जगह अर्थ पूरी तरीके से बदल गया है। यहां पर इसका अर्थ है एक ब्रैकेट जिसमें 2 माइनस 1 पहले करना होगा, और यहां पर किसी एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर बार, वो भी डेसिमल के बाद किसी नंबर के ऊपर बार, का मतलब होता है 0.3333 रिपीटेशन। याद है पहली क्लास में हमने रिपीटेशन के बारे में बात की थी, तो ये बार हमें बेसिकली रिपीटेशन ही शो करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप मुझे 0.3 के ऊपर बार को एक सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं? कई बार क्वेश्चन बस इतना ही होता है कि सिंप्लीफाई दिस, जस्ट सवाल बस इतना ही होगा, सिंप्लीफाई। अब इसमें काहे का सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करूं इसमें मैं? तो बेसिकली वो जब ऐसे किसी नंबर के आगे सिंप्लीफाई दे रहा है, यानी वो कह रहा है कि ये जो रिपीटेशन वाला मोड है इसको खत्म करो और इसको किसी तरीके से एक फ्रैक्शन में लेकर आओ। अच्छा, अगर मैं आपसे सीधा पूछूं कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 0.3 के ऊपर बार या 0.3333, ये किस नंबर का फ्रैक्शन है? तो मुझे लगता है कि बिना ज्यादा दिमाग लगाए ज्यादातर लोग आंसर बता देंगे कि सर ये तो 1/3 का फ्रैक्शन है ना, ये 1/3 का फ्रैक्शन है, सभी लोग बता देंगे। और जिनको नहीं पता था वो देखकर बता देंगे कि हाँ 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 सर 1/3 का है सर, बिल्कुल सही बोले। वो बस मेरे को याद नहीं आ रहा था, नहीं तो मेरे को पता तो था पहले भी। तो अगर इसका बार बताना इतना ही आसान है, तो क्या आपको क्या लगता है कि 0.4 के ऊपर बार बताना भी इतना ही आसान होगा? पहली बात तो 0.4 के ऊपर बार का मतलब होगा 0.444444 अप टू इन्फिनाइट। अगर मैं इसका फ्रैक्शन पूछूं तो क्या आप मुझे इसका फ्रैक्शन बता सकते हैं? अब ये इतना आसान नहीं रहा, है ना। एक छोटा सा नंबर क्या चेंज किया मैंने, सारी दुनिया ही पलट गई, भावनाएं बदल गई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 4/9, गुड। इसे मैं कहूंगा 4/9। एक काम करो, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उठाओ और डिवाइड करो। 4 को 9 से डिवाइड करो, आपको दिखाई देगा 0.444444, बार 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 444444, यानी 0.4 के ऊपर बार। अब इसको लिखना क्या कोई तरीका होता है? हाँ, मैं इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देता हूं कि इसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। किसी भी नंबर जो रिपीटेशन मोड में हो, याद है टर्मिनेशन एंड रिपीटेशन, तो टर्मिनेट वाले को तो लिखने में दिक्कत नहीं होती, रिपीटेशन वाले को लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मान लो अगर आपके सामने ऐसा कोई नंबर आ गया और उसने कहा इसको फ्रैक्शन में लिखो, कैसे लिखोगे? तो अगर यहां पर ऐसा कोई नंबर लिखा है और ए के ऊपर बार ऐसा लिखा हुआ है, अब ये ए यानी 3 हो या 4 हो या 5 हो, कोई भी एक नंबर, एक डिजिट होना चाहिए, तो इसका आंसर A/9 होता है। इसका आंसर A/9 होता है। अब जैसे ये पढ़ेंगे कुछ लोगों के दिमाग में एकदम फिर से वही
खुलबली मचेगी। बोले सर 9 नहीं लिखना ज़रूरी है क्या, एक ही बार 9 लिखना ज़रूरी है क्या, ऐसा ही करना ज़रूरी है क्या, वैसा ही करना ज़रूरी है क्या? सुनो, मैं जो बता रहा हूं आपको ये किसी एक थ्योरम का रिजल्ट है, ठीक है। स्कूल में आप सभी ने बचपन में कभी कोई थ्योरम पढ़ी होगी ना, कि वो यहां से निकलना शुरू होता है कोई इक्वेशन से और वो सॉल्व होते हुए किसी फाइनल रिजल्ट पर पहुंचता है। तो मैं आपको किसी एक इक्वेशन का या थ्योरम का फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको उस थ्योरम का फाइनल रिजल्ट ही याद रखना है, पूरी थ्योरम याद नहीं रखनी है। ना वो आपके सिलेबस में है, ना कोई आपसे पूछ रहा है। तो जितना काम कहो उतना ही याद रखा जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 0.AB में A और B दोनों के ऊपर बार है। इसका फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा? इसका फ्रैक्शन लिखने के लिए ए बी दोनों लिखना, अपॉन में 2 बार 9 लिखना। एग्जाम्पल मैंने लिखा 0.13 के ऊपर बार। अच्छा, 13 के ऊपर का बार का मतलब क्या होगा कि 13 13 13 13 13 13 13 बार बार आता जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फ्रैक्शन वाइज क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 13 अपॉन 2 नंबर के ऊपर बार था तो 2 बार 99 लिख देना, ठीक है। 2 नंबर के ऊपर बार था तो 2 बार। ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा नवीन आपने कि जब अगर ऐसा ही था तो हम यहां पर 3/9 क्यों नहीं लिख सकते थे? मैंने 3/9 ही लिखा था, आपने देखा नहीं। देखो, दिखाई दिया मेरा 3/9, मैंने लिखा वही था, आपने देखा नहीं, ठीक है। चलो, तो अगर 2 नंबर के ऊपर बार है तो क्या करोगे? पहले तो नंबर एज इट इज लिख लेना, फिर 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख लेना, दैट्स इट। अब अगर 3 नंबर के ऊपर बार होगा तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? फॉर एग्जाम्पल 0.121 के ऊपर बार, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? फटाफट बताओ जरा। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? जल्दी जल्दी, एकदम तेज। मैथ्स में मजा तभी आता है जब चीजें थोड़ी सी तेज हों, स्पेशली जब मैंने बता दिया है कि ट्रिक क्या है, तो फिर ऐसे ही कर लो। तो 121 पूरा पूरा लिख लो, 121 डिवाइडेड बाय कितनी बार आपके पास या कितने नंबर आपके पास बार के नीचे थे? तो 3, तो इसके लिए 1 बार 9, 2 बार 9 और 3 बार 9, ये आ गया आपका फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। आओ चीजों को थोड़ा सा पेचीदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने लिखा है 0.123 में केवल 23 के ऊपर बार, 1 छूट गया है, 1 छूट गया है। और ये जो 1 छूटा है इसका कुछ तो इफेक्ट होगा, है ना, इसका कुछ तो इफेक्ट होगा। वो क्या इफेक्ट होगा उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले। देखो, अगर आपके सामने ऐसे कोई नंबर नहीं लिखे हैं, आपके सामने बस ए बी सी लिख देता हूं मैं, ए बी सी, और इसमें मैं केवल बी और सी के ऊपर बार लगा देता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0.A B C एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट। ये मतलब होता है। इसका मतलब ए रिपीटेशन में नहीं है, उसके बाद बी और सी जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ए के ऊपर बार नहीं लगा है। पहले तो मतलब समझो। अब इसका फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो पूरा का पूरा नंबर एज इट इज लिख लो। क्या नंबर है आपके पास? ABC। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं था उस नंबर को उठाकर इसमें से माइनस कर देना, डिवाइडेड बाय अपने आप से 2 सवाल पूछना। पहला, बार के नीचे कितने नंबर है, और दूसरा, बार के पीछे कितने नंबर है। बार के नीचे 2 नंबर है तो 2 बार 9 लिखना, और बार के पीछे कितने नंबर है तो एक ही नंबर है तो 1 बार 0 लिखना। ये जो बार के नीचे नहीं है उसके लिए मैंने 0 लगाया है, और ये जो 2 नंबर बार के नीचे हैं इसके लिए मैंने 2 बार 9 लिखा है, ठीक है। आप बोलोगे सर यहां पर 0 क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि कोई नंबर ऐसा था ही नहीं जिसके ऊपर बार ना लगा हो। भाई 1 3 दोनों के ऊपर बार था, 1 2 1 तीनों के ऊपर बार था, है ना, 0.44 के ऊपर बार था। कोई नंबर ऐसा था ही नहीं जो बार के बाहर हो। तो जब कोई बाहर के बाहर था ही नहीं, बार के बाहर था ही नहीं, तो वहां पर हम 0 नहीं लिख रहे थे। अब एक नंबर आया है जो कि बार के बाहर है तो 0 लिखना पड़ रहा है। तो अब एक एग्जाम्पल लेता हूं, यही एग्जाम्पल उठा लेता हूं। 0.121 में इस बार केवल 21 के ऊपर बार है, इसका क्या किया जाए? इसका क्या किया जाए? तो पहले आपको पूरा नंबर एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। एज इट इज पूरा नंबर लिख लो। क्या लिखोगे? 121। अब इसमें से जो नंबर बार के नीचे नहीं था वो उठाकर माइनस कर लेना, और फिर अपने आप से 2 सवाल पूछना। पहला,
बार के नीचे कितने नंबर हैं और बार के पीछे कितने नंबर हैं। बार के नीचे 2 नंबर हैं तो 2 बार 9 लिखोगे, और बार के पीछे एक ही नंबर है तो 1 बार 0 लिखोगे। इसको माइनस कर लेना 120 अपॉन 990। थोड़ा सा और काटोगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 11। और एक काम करिए, आप कृपया करके 4 अपॉन 11 करके देख लीजिए। यही रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है, यही रिजल्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया, 120 अपॉन 990। काट जरूर लेना, ठीक है, काटना है, सॉरी 99 नहीं 33, मतलब काटने के बाद 33, 9 से काट दिया। हाँ, तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब 1 3 2 में केवल 2 के ऊपर बार लगा होता है। अब यहां पर भी प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगी, डिजिट्स ही तो थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं, है ना। तो सुनो, पहले तो पूरा नंबर एज इट इज लिख लेना, 132 लिख लिया। अब जो नंबर बार के नीचे नहीं है, तो 1 और 3 दोनों ही नहीं है, तो उठाकर माइनस कर लेना, कर लिया माइनस अपॉन। फिर वही खुद से 2 सवाल, पहला बार के नीचे कितने नंबर हैं और बार के पीछे कितने नंबर हैं। बार के नीचे 1 नंबर है तो 1 बार 9, और बार के पीछे 2 नंबर है तो 2 बार 0। ये कितना हो जाएगा, माइनस कर लेना। ये मेरे ख्याल से 129 आ जाएगा, सॉरी 129 नहीं 119 डिवाइडेड बाय 900, एंड दैट्स इट, बात खत्म हुई। बोलो ठीक है, 119 डिवाइडेड बाय 900। इस पूरे गेम में मैंने एक चीज जो आपको यहां पर कांस्टेंट रखी हुई है, वो है डेसिमल के पहले वाला 0। सारी कहानी 0 पॉइंट समथिंग पर शुरू होकर खत्म होती है। पर मान लो क्या हो अगर आपके सामने एक ऐसा नंबर आ जाए जिस पर 0 पॉइंट समथिंग ना हो। चलो पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग। ये तो आप देख के उड़ा दोगे, इसके लिए तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। उड़ा दो जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट जरा कमेंट्स में भर दो। जब तक मैं आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, जहां पर मुझे आपको यह सिखाना है कि अगर मान लो 1.7 के ऊपर बार आ जाए तब क्या करोगे। 0.7 के ऊपर बार तो मुझे नहीं लगता किसी के लिए बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे उड़ा दिया होगा आप लोगों ने 7/9 करके, है ना। 10 मत कर देना 0.7 के ऊपर बार को, 7/10 मत कर देना, 9 आएगा नीचे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर निकालने के लिए पहले चीजों को तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। कैसे, देखो भाई मेरी तो आदत है 0 पॉइंट समथिंग के ऊपर बार आता है तो ही मैं आंसर निकाल पाता हूं। उसने दिया नहीं 0, तो मैं अपनी तरफ से बना लेता हूं 0। कैसे, क्या मैं इसको 1 प्लस 0.7 के ऊपर बार लिख सकता हूं, बोलो हाँ। क्या मैं इसे 1 प्लस 0.7 के ऊपर बार लिख सकता हूं। तो बेसिकली वो नंबर जो मुझे तकलीफ दे रहा था, मेरी आंखों में चुभ रहा था, पहले मैंने उसको अलग किया, यानी पहले उसे अपने कंफर्टेबल जोन पर लेकर आया। ठीक है, अपने कंफर्टेबल जोन में। मेरा कंफर्टेबल जोन क्या था, ये 0 पॉइंट समथिंग वाला मेरा कंफर्टेबल जोन है, तो पहले मैंने इसको अपने कंफर्टेबल जोन पर लेकर आया। फिर ये हो गया 1 प्लस 7/9। अब इसको सॉल्व करना तो कोई महान काम नहीं है यार, प्लीज, मतलब दिस इज क्वाइट इजी वन। कैसे, 9 1 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 इज 16, 16/9 हो गया फ्रैक्शन में सॉल्व। चीजों को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया हमने, है ना, बहुत बढ़िया। तो चलो 1.012 में 12 के ऊपर बार है, जरा बताओ इसका आप फ्रैक्शन क्या बनाओगे। इसको बना डाला तो मैं समझ जाऊंगा कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं, अब कुछ भी आ जाए आप निकाल लोगे। सबसे पहले 1 को अलग कर लेना, 1 प्लस, अब इस वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस वाले के लिए तो पहले पूरा नंबर लिख लेता हूं 0 1 2। हालांकि ये 0 लिखने की जरूरत थी नहीं, पर लिखा क्योंकि इसी 0 को आगे माइनस भी करना है और इस 0 को भी माइनस करने से कोई मतलब बनता नहीं। डिवाइड, फिर वही 2 सवाल खुद से, कौन से, बार के नीचे कितने नंबर हैं और बार के पीछे कितने नंबर हैं। बार के नीचे 2 नंबर हैं और बार के पीछे 1 नंबर है तो 1 बार 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 12 अपॉन 990। 3 से काट लेना, 1 प्लस 4 अपॉन 330
और 334 अपॉन 330 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ मतलब थोड़ा सा और काट सकते हो, दो से थोड़ा सा और काट लेना। ये बेसिकली हो जाएगा कितना, यहीं काट लेता हूँ ना पहले, चलो 2 से काट लेते हैं। ये 2 बार में जाएगा और ये जाएगा 2 1 ज़र 2 6 एंड 5, फिर 165 इंटू 1 प्लस 2 इज 167 अपॉन 165। ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, इससे नीचे कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, इससे नीचे कुछ नहीं जाएगा। वो 1 को भूलना मत भाई, ये 1 जो यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि इसके कारण आगे जाके जो आपका आंसर आएगा वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो इस 1 को भूलना मत, गलती से कभी यहाँ 2 आ जाए 3 आ जाए तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, यू नो द मैथड, यू नो द बेसिक्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस वाले सवाल का जवाब फटाफट देने का, जल्दी। ये मजाक है आपके लिए। 72 में 0.72 में 72 के ऊपर बार है, 72 अपॉन 99 आएगा। जिससे काटना हो काट लेना, और काटने के बाद जो फ्रैक्शन बनेगा वो इनमें से क्या होगा वो बताओ। बताओ। 8 का टेबल आता है, 9 का टेबल तो आता ही होगा, 9 का टेबल आता है ना। नहीं आपने गलत नहीं बोला, 72/99, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, पर ये ऑप्शन में नहीं है ना। ऑप्शन में क्यों नहीं है पता? क्योंकि ये दोनों नंबर अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये कटेंगे, काटना आना चाहिए। कम ऑन यार, यू ऑल आर वकील्स, तुम लोगों को सिखाना पड़ेगा क्या अब? बी और डी दोनों सही आंसर है, गलती से 2 ऑप्शन सेम हो गए, बस बात खत्म हो गई। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है, तुमने नहीं काट पाए, कैसा करोगे? ये तो वो वाली बात हो गई, केस नहीं जीत पाए तो बोले चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। अरे तुम्हारी गलती, तुम नहीं जीते। चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। सोच समझ के जवाब देना इस क्वेश्चन का, और ध्यान से देखना 1.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, 1.3 के ऊपर बार लगा हुआ है। बताओ। डी 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 डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ यू नो द ट्रिक। 1 तो 1 रहेगा, 0.3 को हम लोग 3/9 लिख सकते हैं, 3/9 को 1/3 कर देना, तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 इज 4/3। इजी पीजी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। देखते हैं इस ग्रेटनेस से कितने लोग पार पाते हैं। गलती से भी इनको वैसे जोड़ने की कोशिश मत करना जैसे ये दिख रहे हैं, मतलब उठाकर इन्हीं को जोड़ दिया। पहले इनका फ्रैक्शन निकालो, फिर फ्रैक्शन निकालने के बाद इनको ऐड करो, फिर कुछ देखेंगे सोचेंगे क्या करना है। देखो, इसका मतलब होगा 11/99, इसका मतलब होगा 22/99, और इसका मतलब होगा 33/99। ध्यान से देखो कि तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड करने में किसी को कोई दिक्कत तो होती नहीं, तो सीधा सीधा न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। 11 + 22 इज 33, 33 + 33 66, 66/99। 11 और 3 दोनों से काट लेना। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सभी लोगों ने, 2/3 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो, तो उम्मीद करता हूं इस तरीके के छोटे मोटे फ्रैक्शन से आप लोग आराम से जीत हार करके पार तो लगा ही लोगे। मेन मुझे प्रॉब्लम कुछ ऐसे क्वेश्चन से है जो आपका टफ, जो क्या बोलना चाहिए, टफ टेस्ट है वो ये है।
कुछ क्वेश्चन होमवर्क में चाहिए क्या? बोल रहे थे ना सर होमवर्क होमवर्क, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में भी देता हूँ, ठीक है, उनको भी बना के आना। जैसे इस वाले का आंसर तो चलो मैं भी निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, ये आ जाएगा 3/99 और ये आ जाएगा 1 + 2/9। 9 1 9, 9 + 2 11, तो ये हो जाएगा 3/99 इंटू 11/9। अब जिसको जितना काटने की कला आती है काटे, 9 से काट लेना, 3 से काट लेना, 1/27 अगर आपका आंसर आ जाए मेरी तरफ से चाय पी लेना ठीक है। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ समस्या, दुख दर्द पीड़ा परेशानी कष्ट, चक्कर आना घबराहट आना बेचैनी महसूस होना, सब ठीक है? बॉडी के सारे पार्ट, ज़्यादा दिल की धड़कनें तो नहीं बढ़ गई? ठीक है, होमवर्क ले लो भैया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास जो कि मैं आपके लिए होमवर्क के लिए ही लाया हुआ था वैसे तो। ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? देखकर देखो, शक्ल देखकर समझ में आ जाती है कि ये सवाल अपने दायरे का है कि नहीं है, तो वो समझ में आ जाता है शक्ल देखकर। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क ले जाओ ले जाओ भैया। ध्यान रखना उधर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इधर 2 का ध्यान रखना सॉल्व करते समय, नहीं तो पता चला 0 या 1 समझ के खेल खत्म कर दो जहां जहां का लिखा है उसे ऑफ कर लेना, ऑफ ऑफ ऐसा करके। पहली बार में थोड़ा लंबा होमवर्क, सॉरी लंबा काम दे दिया क्या मैंने? एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इतना छोटा सा सवाल है, बहुत मुश्किल से इस बोर्ड के अंदर समा पा रहा है, और इतने छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अभी से आंसर आने लगे। इसको बात के लिए बचा के रखो, अभी इधर वाले के लिए टाइम निकालो जरा। जितना लंबा, सॉरी जितना छोटा मैंने आपको सवाल दिया है, ये कुछ सेकंड में तो नहीं होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, है ना? इवन क्योंकि मुझे भी समय लगेगा, मैं भी कोई अवतरित पर्सनैलिटी थोड़ी हूँ, मेरा कोई अवतार थोड़ी हुआ है, मैं भी आप ही लोगों की तरह जन्म लिया हूँ, है ना? दुनिया में आने के बाद सीखा हूँ, मेरे को कोई ऊपर से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होके नहीं आई है, तो समय मुझे भी लगेगा। पर जब मैं इसे ध्यान से देखता हूं तो पता चलता है कि सबसे पहले तो एक ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी सबसे पहले तो ब्रैकेट का काम तमाम करना पड़ेगा, बाकी बातें बाद में। तो मैं बाकी सारी बातें छोड़कर पहले पड़ जाता हूं ब्रैकेट के पीछे। अब इस ब्रैकेट के पीछे या ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो देखो प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ऑफ है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। इन सब में सबसे पहले क्या होता है? इन सब में सबसे पहले होता है ऑफ। डिवाइड के भी पहले ऑफ आता है, तो पहले ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। अब ऑफ के इर्द गिर्द कौन से 2 नंबर लिखे हैं? 4 और 4। 4 ऑफ 4 यानी 4 इंटू 4 दैट इज 16। अच्छा, बाकी सारे नंबर्स मैं एज इट इज लिख के छोड़ दे रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत परेशानी ना बने, ठीक है? इसके बाद जो अगला काम है, देखो ब्रैकेट के बाहर की चीजें तो वैसे भी बाद में सॉल्व होगी ना, जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होता बाद में भी कुछ नहीं, बाहर का तो हाथ भी मत लगाना, पहले तो ब्रैकेट के अंदर का मामला निपटाना है। तो अब ब्रैकेट के अंदर के मामले में आपके पास क्या है, तो देखो प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, माइनस है, डिवाइड है, इनटू है। अब पहले तो डिवाइड होगा, ये तो सबको पता है, पर कौन सा डिवाइड? ये वाला डिवाइड, ये वाला डिवाइड, दोनों डिवाइड साथ में सॉल्व करेंगे। अच्छा, डिवाइड का एक बहुत बढ़िया काम भी होता है, पता क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं किसी नंबर को लिख रहा हूं 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका सीधा सा मतलब बनता है 2 इंटू 1/2। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, तो जहां जहां डिवाइड है आप चाहो तो वहां वहां मल्टीप्लाई कर सकते हो, परंतु जब आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो अगला नंबर है ये आपका डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, यानी 4 + 4 इंटू 4 इंटू ये 16 1/16 हो जाएगा, -4 इंटू ये 4 1/4 हो जाएगा, इंटू 4। यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? 4 4 जो 16 से 16 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 1 1 बचेगा,
4। फिर मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है कि 4 में से 4 कैंसिल होने के बाद क्यों 1 बचेगा। तो एक तरीके से जब आपने इस पूरे ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लिया तो पता चला कि अरे पूरा ब्रैकेट सॉल्व होके 1 आ रहा है। तो इस 1 के लिए हमने इतनी मेहनत की थी, सोचो। तो चलो ये 1 में आना भी ज़रूरी था। अब इसके पीछे जो ब्रैकेट के बाहर की चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 3, सीधा 6 लिख दूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 3 2 ज़ा 6 से 6 कैंसिल, 1 बचेगा। 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, आंसर मेरे ख्याल से 2 ही आएगा। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। जब तक ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व नहीं हो गई मैंने बाहर वाले को हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है। तो बाहर वाले को बाद में सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये नियम कहता है। बाकी नियम को तोड़ना मरोड़ना तो आप सब मुझसे ज्यादा आप लोग अच्छे से जानते हो, नियमों का क्या करना होता है ना। अब अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में आ गया तो ठीक है, इसको स्किप करते हैं। जरा ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है और एक ऑप्शन मैं लास्ट वाला चेंज कर देता हूं, नन ऑफ दीज से, नन ऑफ दीज। चलो इसे सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या होगा सही आंसर। आप में से कितने वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं एज एन एडवोकेट? कितने लोगों ने एक्चुअली एडवोकेट की प्रैक्टिस की हुई है? और कितने लोग एकदम बस कॉलेज से निकला, वैकेंसी आ गई, बल्ले बल्ले मजे ही मजे, ऐसे वाले हिसाब हैं, फ्रेशर हैं? कितने लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो, कितने फ्रेशर्स हैं, बताना जरा एक बार कमेंट में। ठीक है, वर्किंग है आप लोग, ओके ठीक है। नहीं, कुछ लोग नाम के आगे एडवोकेट लगा हुआ है, उससे मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है कि चलो, हालांकि आजकल कोई भी लगा लेता है, वो तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। मी ओके। फ्रेशर कितने? हाउ मेनी ऑफ फ्रेशर्स आर देयर? कितने फ्रेशर्स हैं? चलो बहुत बढ़िया। प्रैक्टिसिंग एज एडवोकेट, ठीक है। एडवोकेट मतलब ज्यादा संख्या एडवोकेट्स की ही है ना। ठीक है, फ्रेशर कुछ लोग फ्रेशर भी हैं, ठीक है। एडवोकेट्स असिस्टेंट कहां से उठाने पता चल रहा है। देख लो इनको। सुनो, इसको सॉल्व करते हैं, पर सबसे पहले ब्रैकेट वाली को सॉल्व करना पड़ेगा। और देखो, सबसे छोटा ब्रैकेट वैसे तो बार होता है, उसके बाद फिर आता है आपका स्मॉल ब्रैकेट। तो वो जो स्मॉल वाला ब्रैकेट होता है ना, अच्छा डीआईटी में ऑलरेडी है, बहुत सुंदर। तो वो जो स्मॉल वाला ब्रैकेट होता है ना, वो ब्रैकेट बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है कि बाहर है उससे फर्क नहीं पड़ता। जितने स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो सारे एक साथ सॉल्व होंगे। यानी पहले ये और ये तीनों एक साथ सॉल्व होंगे। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, बड़ा ब्रैकेट लगा लेना, 8 में से 5 गया, 3 बचेगा, डिवाइडेड बाय छोटा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, फिर यहां 2 बचेगा, प्लस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 26 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 34/13। बोलो ठीक है। सारे छोटे वाले ब्रैकेट खत्म कर दिए हमने, सारे छोटे वाले ब्रैकेट खत्म कर दिए हमने। एक बार सारे छोटे वाले ब्रैकेट खत्म हो गए तो अब बारी है करली ब्रैकेट की। तो अब पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 26 प्लस 34 इज 60/13। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप चाहो तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? ऐसे 13/60 करके। ये 3 से कट जाएगा 20 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 13/20।
और फिर जैसे ही आप इस डिवाइड को वापस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20/13 एंड आंसर वुड बी 60/13। बिल्कुल सही जवाब है, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्किंग वर्किंग नाइस। अच्छा, जितने वर्किंग लोग हैं, इज इट रियली हार्ड अब वापस ये मोड पे आने पे कैसा लग रहा है? ब्रैकेट के अंदर 3 किधर से आया बेटा? ये वाला जो 8 - 5 था ना, ये उसका 3 था। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल, जितने वर्किंग है स्पेशली, चलो जो फ्रेशर्स है उनकी तो आदत है, कॉलेज में बैठते थे पढ़ते थे तो उनकी थोड़ी सी आदत एक बनी हुई है। वर्किंग वालों को कैसा लग रहा है वापस इस मोड पर आकर? कैसा लग रहा है, मतलब मैं फीलिंग जानना चाहता हूँ। व्हाट आर यू फीलिंग? यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, या थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि नहीं चलो कुछ सीखने मिल रहा है, वापस कुछ नया सीखेंगे? हैक्टिक, हाँ मतलब समझ रहा हूँ मैं, एक काम भी है और एक ठीक है। टफ एंड अनसर्टेन, हाउ दिस कम्स डिफिकल्ट? इज इट रियली दैट डिफिकल्ट? मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, बाकी सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ोगे ना, तो सारी चीज़ें मैनेज करना, यू नो, हाँ बैलेंसिंग इज हैक्टिक, आई कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट दैट ऑल्सो। क्योंकि मेरे साथ भी कई बार होता है कि मुझे भी कभी कुछ पढ़ना पड़ता है तो होता है, बिल्कुल होता है कि क्लासेस के बीच से टाइम निकाल के फिर पढ़ने भी बैठो तो बिल्कुल वो चीज़ होता है। दिमाग घूम रहा है सर, अच्छा लग रहा है, ओके, बैलेंस्ड, दिमाग का दही हो गया, लस्सी बना लो फिर क्या है। फ्रस्ट्रेटेड, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड और हैक्टिक। देखो सबसे पहले ना इस चीज को आपको एज अ बर्डन लेना बंद करना पड़ेगा। फर्स्ट इस चीज को रियलाइज करो कि ये आपके लिए कोई बर्डन या कोई थोपी हुई चीज नहीं है। आप अपनी इच्छा से, आप अपने उससे आए हैं और कुछ बेटर सोच कर आए हैं आगे के लिए, है ना? तो वो कहते हैं ना कि आप जिसको आज हैक्टिक और वो कह रहे हो, किसी किसी जमाने में वो हमारे लिए मेहनत थी, तो हमारे लिए और आपके लिए भी मुझे लगता है कि वो चीज़ आज जो आप दे रहे हो ये आपके लिए मेहनत होनी चाहिए कि कैसा लग रहा है, आई एम एंजॉइंग इट, क्योंकि मैं अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो इसको आज की हेक्टिकनेस से ज़्यादा उठकर थोड़ा सा अपने लिए जो आप काम कर रहे हो ना, पहली बात तो दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती, नहीं होती कि एक काम करते हुए दूसरी तरफ अपनी तैयारी करना। ये वो जो दादा पापा लोग कहानी नहीं सुनाते थे कि हम दिन में काम करते थे रात में पढ़ाई करते थे, तो तुम भी वही कर रहे हो, बस बच्चों को मत सुनाना। ठीक है, ठीक है, उनको पता होना चाहिए बट ऐसा सुनाने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, इट्स अ गुड थिंग एंड यू शुड प्रेज योर सेल्फ कि हाँ चलो मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, और बजाय कि उसको उस तरीके से हैक्टिकनेस लेने के, उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होने के, यू शुड एंजॉय दैट कि चलो दिन भर मैंने काम किया, वो काम के लिए काम था, पर अब ये जो मैं समय दे रहा हूं ना, ये मैं अपने फ्यूचर के लिए दे रहा हूं। एंड अब ये जो, क्या बोलना चाहिए, अगर ये समय सफल हो गया तो जस्ट नॉट कि बस यहां तक कि नहीं, आगे का पूरा जीवन सवर जाएगा। ठीक है। रोहित शेट्टी ने बोला था कि आज की जनरेशन थोड़ी सी ज्यादा एडी हो गई है। चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर पे आते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक छोटा सा पैटर्न आप नोटिस करेंगे, हालांकि स्कूल कॉलेजेस में आपने ये वाले बना रखे हैं, स्कूल नहीं बनाए, कॉलेज में कहाँ ही बनाए आपने, स्कूल में आपने क्वेश्चंस बना रखे हैं। इसमें क्या होता था, इसमें हमेशा शुरुआत ऐसे नीचे वाले फ्रैक्शन से होती थी, और जब आप इस नीचे वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हुए ऊपर तक जाते थे तो फिर ये पूरा फ्रैक्शन सॉल्व होता था, है ना? तो चलो इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले नीचे वाला फ्रैक्शन, सबसे नीचे वाला फ्रैक्शन क्या है? ये 5 + 1/2। लेट सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करते हैं, बस बस इतना सॉल्व करना अभी एक बार में। 5 × 2 = 10 + 1 = 11, 11/2। तो इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं 11/2, एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है ना? नीचे का बटे ऊपर पहुंच जाता है, ये तो सबको समझ में आता है, तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर। तो अब यही पूरी इक्वेशन दिखने लगेगी, 2 = x + 1/1 + 1 अपॉन, सॉरी 1 नहीं, 2/11। ठीक है।
मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं तो बस बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो फीलिंग क्या होती है जब आप दिन भर थक हार के घर आते हो और उसके बाद सोचते हो कि बस चैन से थोड़ी देर लेट लूँ, बैठ लूँ, और उस टाइम पे अचानक से क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए तो तुम कहते हो चलो ये वाला आराम भी हटाओ, थोड़ी देर ये कर लेता हूँ। तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो एक थकान जो है वो कहीं ना कहीं होती है जीवन में। बट उस चीज को बजाय के हेक्टिकनेस की तरह लेने के, फ्रस्ट्रेशन फील करने के, यू शुड बी फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि चलो आप बाकियों से कुछ ज्यादा बेहतर कर रहे हो, उनसे कुछ ज्यादा आगे करने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज अ गुड थिंग। सर इट्स गुड टू लर्न समथिंग न्यू दैट वी लर्न इन स्कूल, सर्टन चेंजेस। ठीक है, चलता है। ये वाले पर आ जाओ। देखो मैं तो खुद क्या बोलूं, इस मंच पे कहने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कहना नहीं चाहिए कि गलत तो हुआ है तुम्हारे साथ। ठीक है, 11 वन द 11, 11 प्लस 2 13, दैट इज 13/11। अब इस पूरे की जगह आप 13/11 लिख सकते हो और 11 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 11/13। अब आपको बहुत अच्छे से पता है अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, ये 11/13 को इक्वल टू के इधर ले आना, 2 माइनस 11/13 इक्वल्स टू x। 13 2s are 26, minus 11 is 15 upon 13. So x की वैल्यू 15/13, 15/13 is option D. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और देखो मैं तो कहता हूँ बहुत कुछ नहीं भी हुआ तो इतना तो होगा कि अपने बच्चों को स्कूल वाली स्कूल का सिलेबस पढ़ा तो लोगे। ठीक है, इसी बहाने से रिवाइज हो जा रहा है। चलो, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। बेसिक मैथ्स, देखो बेसिक मैथ्स एक ऐसा टूल है, क्योंकि देखो जुडिशरी आपसे मेंस में तो पूछेगा ही पूछेगा, प्री में वो क्या अलग पूछ सकता था, एक जो ग्रेटेस्ट फिल्टर वो लगा सकता था प्री में उसने लगा दिया, क्या, जुडिशरी हटा के, बोले बाकी सब पूछ लो जुडिशरी के अलावा, जुडिशरी हम मैथ मेंस में देख लेंगे। तो जो उसने ग्रेटेस्ट फिल्टर लगा सकता था वो लगा दिया, और हर एग्जाम टेकिंग एजेंसी यही करती है, एक फिल्टर लगाने की कोशिश करती है ताकि वो लोग जो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से छांटा जा सके, तो छटाई कैसे हो सके, तो उनने वो फिल्टर लगाने की कोशिश की है। अब अपने को उस छन्ने में से बाहर निकलना है, देख लो भैया। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत है, एक्चुअली है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इसको पेन पेपर के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा, बिना पेन पेपर के सॉल्व नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखोगे तो इसका जो सबसे नीचे वाला फ्रैक्शन है ना, वो ठीक ठाक बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि मैं अगर इसको ऐसा क्लियरली लिखूं यहां पर, तो ये थोड़ा सा 1 माइनस 1/1 प्लस a/a-1। एक तो बोले सर नंबर तक तो ठीक था, ये ABC डाल देता है तो दिमाग खराब हो जाता है। बात तो सही है, ABC डालता है तो दिमाग तो खराब मेरा भी होता है, पर क्या करें। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये पूरा नंबर उठकर इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से और उसके बाद इधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a-1 प्लस a/a-1। कहीं ना कहीं ये a-1 सॉरी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a/1 माइनस 1 माइनस वॉट, 1 माइनस a-1। और अपॉन में क्या है, तो अपॉन में है -1। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना, वो इन दो के साइन को तो चेंज कर ही देगा। ठीक है, तो जब ये इन दोनों के साइन को चेंज करेगा तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये ऐसा हो जाएगा कि 1 माइनस a+1 या 1 माइनस a, ऐसा समझ लो, ऐसा हो जाएगा। तो अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा प्लस है, तो 1 माइनस a/a, 1 a/a का मतलब 1 होता है और 1 माइनस 1 इज 0। आंसर बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर ये रेसिप्रोकल वाला कैसा था, पार्ट था, कौन सा रेसिप्रोकल वाला, विच पार्ट की बात कर रहे हो आप? ये वाले की बात कर रहे हो, इसे कैसे सॉल्व किया? देखो
अगर यहां पर मान लो कोई एक नंबर लिखा होता 1 प्लस ए अपॉन बी, तो आप इसे कैसे सॉल्व करते? इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते, यही करते। तो अब यहां पर बी की जगह ए माइनस वन लिख दिया है, तो इस पूरे नंबर को उठाकर पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस वन आएगा, फिर प्लस ए करोगे तो कुल मिलाकर ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, पर यहां पर माइनस वन बचा है, तो यहां वाला जो माइनस वन है, कहां गया वो यहां वाला माइनस वन, ये वाला जो माइनस वन है, ये जब नंबर ऊपर जाएगा तो इस माइनस के कारण इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जो a माइनस वन लिखा हुआ है ये इवेंचुअली 1 माइनस ए हो जाएगा, और फिर ये सब सॉल्व करने के बाद आपका a अपॉन ए बचेगा। हाँ मुझे पता था आपने साइन चेंज कैसे किया। लो मुझे पता था, मैं वही वही कह रहा हूं। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा तो कह ही सकता हूं ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो पहले मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, ये जब ऊपर जाएगा तो कायदे से ये ऐसा दिखना चाहिए। बोलो हाँ, कायदे से ये ऐसा दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? ये ऐसा दिखना चाहिए। अब एक काम करो, ये जो माइनस वाला साइन है, ये जब इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है बताओ? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो क्या मैं इसे अब ऐसे देख सकता हूं, वन सॉरी हाँ वन तो ही है, 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस इंटू माइनस प्लस ए माइनस वन। अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो माइनस वन और प्लस वन है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए अपॉन ए कितना होता है? 1, तो 1 माइनस वन कितना होता है? 0। अभी समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नहीं आया समझ? अभी भी नहीं आया? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये भी समझ में नहीं आया? चलो बताओ, अगर मैं माइनस वन इंटू माइनस टू करूंगा तो कितना होता है? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये प्लस टू हो जाएगा। तो बेसिकली जब हमने इस वाले को सॉल्व किया तो इवेंचुअली ये नंबर ये निकल कर आया। सही है? अच्छा कायदे से मुझे इसको ऐसे ही लिखना चाहिए था, बट हमने क्या किया कि जब ये नंबर यहां पर आया तो बटे का बटे या रेसिप्रोकल जो है, इसके डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, पर माइनस वन तो नीचे ही रह जाएगा, तो ये इवेंचुअली ये बन जाता है। अब ये माइनस वन इधर जाके मल्टीप्लाई होकर प्लस वन बनता है। ए माइनस वन कैसे आया? ठीक है ठीक है, कुछ लोगों को आ गया, कुछ लोगों को नहीं आया। ठीक है, इजी मेथड, इसका कोई मेथड नहीं है, कोई मेथड नहीं है इसका, इसका कोई इलाज भी नहीं है। इसका बस एक ही इलाज है जो अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। लो चलो एक काम करो, आप अपनी स्वेच्छा से इसे सॉल्व करके बताओ क्या निकल कर आएगा। आप जो बोलोगे मैं लिख दूंगा, सिर्फ इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सिर्फ इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, बताओ क्या निकल कर आएगा। मैंने हालांकि वहां पर कर रखा है, तो आप चाहो तो उससे रेफरेंस ले सकते हो, और अगर आप इसको सॉल्व करके मेरे वाले रिजल्ट पर ही आ रहे हो तो मुझे बस एक बात बताओ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब जब मैंने 13/11 में 11 को ऊपर भेजा, ठीक है, उससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं, उससे पहले तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था ये वाला। हाँ, तो जब यहां पर मैंने सॉल्व किया था तो 13/11 में से 11 को फिर ऊपर भेजा था, तब ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया आपने? तो यहां पर भी तो वही हो रहा है कि ये डिनोमिनेटर में रहेगा, पर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस, जब ये पूरा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस वन, पर इसके अपॉन में अभी भी माइनस वन बाकी है। ये माइनस वन और ये माइनस वन मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे प्लस वन। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। भाई ये नंबर भी तो है यहां पर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये हो जाएगी 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, और अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अभी ठीक है?
अभी ठीक है? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं समझ गया था आपका वो 1 - ए और A-1। बेसिकली मैंने एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज कर ली। क्या कि अगर मान लो आपके सामने A-1 लिखा हुआ है और इस नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को अंदर ले जाने पर ये -A और +1 हो जाता है। तो मैंने इसको ऐसा ना लिखकर 1 - A लिख दिया था, मतलब इनको आगे पीछे कर दिया था, तो वो आपको कंफ्यूजन लिखने लगा। ठीक है। ठीक है, समझ गया मैं समझ गया आपको कंफ्यूजन कहां पर आया। क्या वो माइनस वाला नंबर बाद में लिखा रहे तो सुंदर लगता है, इसीलिए मैंने बस उस माइनस वाले ए को पीछे लिख दिया था, और कुछ नहीं। यहां तक कोई दिक्कत? अब A/A तो 1 होता है, 1 - A 1 कितना होगा? 1 - 1 इज 0। चलो, अरे कोई यही क्वेश्चन नहीं आएगा। सर प्लीज चेक क्वेश्चन एंड योर इक्वेशन। अच्छा सर प्लीज एक बार डिजिट में समझा दो। डिजिट तो इजी है ना, वही तो मैं कह रहा हूं, डिजिट तो इजी है। डिजिट में होता तो फिर बात ही क्या थी, क्वेश्चन ही वैसा आया हुआ है। डिजिट तो मैं बता दूंगा, ये लो, लो डिजिट में। अब ये कोई सवाल है? ये तो इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन है 3+3/3+1/3 सॉल्व कर लो। ये तो कोई मुश्किल सवाल है ही नहीं। यस सर वी हैव इशू इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम है। चलो देख लेता हूं एक बार मैं कि आखिर दिक्कत कहां है। यहां से यहां कैसे आया, इसमें दिक्कत है। अरे इसको छोड़ो, अभी अभी इसको छोड़ो, पहले इसको बनाओ, इसको बनाओ, फिर वो वाले पर वापस चलेंगे। वी विल रिविजिट दैट। ओके ओके ओके, समझ गया मैंने गलती की है। ठीक 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 ठीक, ओके ओके। मैंने यहां गलती कर दी ना। हाँ ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। माय मिस्टेक, मैं अपनी गलती समझ गया। मुझे लगा तुम यहां कंफ्यूज हो रहे हो, क्वेश्चन में और मैंने जो लिखा है वो गलत है। ठीक है ठीक है, अभी इसको वापस बना लेंगे, पहले इसको बनाओ, उसको वापस बना लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हम्म। हाँ हाँ मैं समझ गया, मैंने क्वेश्चन और उसमें मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी, समझ गया मैं। पहले जरा इस वाले को बना लो जल्दी से, तो फिर आगे बढ़ें, मतलब वापस पीछे चलें। अब ये उन लोगों के लिए जिनको ए बी पसंद नहीं है, तो सुनो। 3 3 9 + 1 = 10, तो ये हो जाएगा 10/11, और 11 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3+3/3+11/10। 30 + 11 is 41। 3+3/41/10, और ये ऊपर पहुंच के हो जाएगा 30। नाउ सॉल्व दिस और आंसर बताओ। वैल्यू ऑफ अरे यार मैं भी, क्या हो गया आज मुझे, आज मैं नशे में हूं क्या? मुझे माफ करना दोस्तों, आज मैं नशे में हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, 33। ठीक है, बढ़िया। बी या डी? बी या डी? पक्का?
नॉट 41, अच्छा हाँ, क्या कर रहा हूं मैं आज, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। 33 प्लस 43 अपॉन 11, ठीक है। इट्स बीन अ हेक्टिक डे, समझ में आ रहा है अब तो, मुझे समझ में आने लगा है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है करके। चलो ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन को एक बार रिविजिट कर लेते हैं। और ये वाला तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आज कुछ ज्यादा हो रहा है, 1 माइनस ए ये होना चाहिए था ना। हाँ ठीक है, चलो इसे भी निपटाए देते हैं। 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए अपॉन 1, ये माइनस दोनों साइन को चेंज कर देगा, तो 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस 1 प्लस ए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ए अपॉन ए, दैट इज 1, 0। हाँ ठीक है, आंसर तब भी 0 आएगा, ठीक है। लॉ वालों का रंग चढ़ गया है, हाँ बोल सकते हो। तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है, वो वाला क्वेश्चन भी क्लियर है, मतलब ये फ्रैक्शन वाले तो समझ में आ जाएंगे ना। स्टिल 0 नहीं, आंसर तो 0 है, वो मुझे पता है, आंसर 0 है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके लिए होमवर्क में मैं दे के जा रहा हूं, का मतलब ऑफ होता है, वो आप सभी को पता है। प्लीज मेक श्योर इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें। और अगर इन केस कोई दिक्कत आए, इन केस आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, टेलीग्राम पर हैं आप सभी लोग, अगर नहीं हैं तो कनेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है निशित सर, NISHIT PW। स्पेलिंग सही से लिखिएगा तो मैं मिल भी जाऊंगा आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। तो अगर आपको इस बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस, होमवर्क जो मैंने आपको दिए हैं, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर रीच आउट करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं आज सिंप्लीफिकेशन में कुछ ना कुछ आपने नया बेहतरीन बढ़िया सीखा होगा, और इन क्वेश्चंस को बनाने पर आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि हाँ चलो सर कभी कभी गलत हो सकते हैं, हमने सही बनाया था। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, कुछ ना कुछ नया बेहतरीन बढ़िया सीखने मिला होगा। मिलते हैं कल इसी समय इसी जगह किसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।